सो गाइज लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर एंड फिनिश कर लेंगे आज इसको हम। फिशरीज़ हम पढ़ रहे थे बेसिकली, थोड़ा सा आपको पिछला बता दूं, हम नॉन फार्म एरियाज़ है ना एम्प्लॉयमेंट के, हमने एम्प्लॉयमेंट के पढ़े थे कि डाइवर्सिफिकेशन, अपना काम कैसे बढ़ाया जाए, अपना काम को कैसे वाइड किया जाए, कैसे डाइवर्स किया जाए, एक काम के साथ साथ बहुत सारे काम कौन से किए जा सकते हैं, हम वो डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर के अंदर, ये एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम क्रॉप प्रोडक्शन, एक क्रॉप के साथ साथ हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, या अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स उगा सकते हैं, या एक ही बड़े खेत में अलग अलग क्रॉप्स उगा सकते हैं। ये हम वगैरह वगैरह मल्टी क्रॉपिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, खाली जो सब्सिस्टेंस क्रॉप्स होते हैं उसको छोड़ के कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाए, कैश क्रॉप्स उगाए जाए जो इमीडिएटली कैश पे बिक जाए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है खाली अपने खाने के लिए और आस पड़ोस के खाने के लिए, मतलब कि अगर आपने गेहूं उगाया तो आपके गांव या आसपास के गांव या आसपास के ज़िले के अंदर वो बिक जाएगा और खाने पीने के काम आ जाएगा। लेकिन कैश क्रॉप्स होते हैं वो गांव से बाहर जाके आप बेच सकते हो और वो पूरे स्टेट में आप बेच सकते हो, उसके बदले आपको कैश मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम नॉन फार्म पढ़ रहे थे कि अगर फार्मिंग के अलावा, खेती के अलावा और कैसे ऑप्शंस है किसान के पास, कि वो अगर कहता है कि मेरे को खेती नहीं करनी डाइवर्सिफाई के लिए, तो जो ऑफ सीज़न होता है उसका, जो खाली सीज़न, वो पार्ट टाइम के लिए क्या कर सकता है, वो पशुपालन कर सकता है। पशुपालन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हर तरह से बिकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा, फॉर दैट यू कैन सी माई लास्ट वीडियो। डेयरिंग, पशुपालन जब करोगे तो दूध, दही, घी, मक्खन वगैरह वगैरह आपको सामान मिलेगा। ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ाया था, ऑपरेशन फ्लड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नाम वगैरह मैंने मार्क कराए थे, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नाउ एक और काम हम कर सकते हैं, फिशरीज। अच्छा, ये वाला बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने चीज़ें मार्क कराई थी। नाउ एक और काम कर सकता है फार्मर, फिशरीज, फिशिंग कर सकता है, फिश कैचिंग कर सकता है, वो खुद भी खाएगा और बेचेगा भी उसको। फ़ोन हिल गया, सॉरी। ठीक है, तो फिशरीज रेफर टू ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू, सबसे पहला कैचिंग, नंबर 2 प्रोसेसिंग। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी, अगर नहीं है तो आप अपनी उसमें कर सकते हैं, बुक में साथ साथ देख सकते हैं, बाकी आपको तो प्रोसेस आएगी होगी। फिशिंग को फिशेस को कैच करना, प्रोसेस करना मतलब उनकी धुलाई, सफाई, पैकिंग वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, और उसको इस तरह तैयार करना कि मार्केट में बिक सके। सेलिंग ऑफ फिश, मछली को बेचना, एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। अब इंडिया में तो फिशेस ज़्यादा बिकती हैं एज एन सी फूड, लेकिन अगर आप केरला साइड, गोवा साइड जाओ तो क्रैब्स एंड प्रॉन्स वगैरह वगैरह बिकते हैं और हमारे इंडिया के लोग खाते भी हैं। तो फिशरीज सेक्टर प्ले इन, अब वहाँ के मान लो गोवा के या केरला के या सी के आसपास जो कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ के जो किसान होंगे उनके लिए फ़िशिंग एक बहुत अच्छा साधन है ऑफ सीज़न के लिए, जब खेती नहीं हो पा रही या एक्सटर्नल अपने काम को डाइवर्सिफाई, पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो खेती के साथ साथ भी कर सकते हैं, और जिस टाइम खेती नहीं हो रही उस टाइम भी ये करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा सेक्टर है, क्योंकि साउथ इंडिया में या कोस्टल एरिया में इस चीज़ की बहुत डिमांड है, तो बहुत इजीली बिक जाती है। अगर आप में से जितने बंदे गोवा, केरला, बॉम्बे या वगैरह वगैरह जगह पे गए जहाँ पे सी फूड, मतलब सी के आसपास की जगह वहाँ सी फूड मिलता है तो वहाँ पे देखेंगे जो बीचेस के होते हैं ना, बीचेस के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं वो सब पे आपको सी फूड ईजिली मिल जाएगा। वो सी फूड कहाँ से आता है? ऑब्वियसली सी से आता है। तो किसने दिया होता है? ये फार्मर्स ही कलेक्ट करके देते हैं, गरीब किसान ही कलेक्ट करके उनको देता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहली इसको नंबर 1 ए मार्क कर लो, दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंस नंबर 1। और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फिशरी रिलेटेड, द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज हैज कम अ लॉन्ग वे। चलो इसको अभी रुक जाओ, क्योंकि मेरे को लगा था सेकंड वाली वो होगी, पर याद आ गया ये नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पहले पॉइंट पे आओ। फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स वाटर बॉडी एज मदर, क्योंकि यार जो किसान होता है, किसान क्या कहते हैं, धरती मेरी माँ है, मेरे खेत ही मेरा सब कुछ है। तो ऑब्वियस बात है, जो फैक्ट्री चलाता है वो कहता है फैक्ट्री मेरी कर्म भूमि है, फैक्ट्री मेरी माँ है, क्योंकि मैं उससे कमाता हूँ। ठीक है, इसी तरह से फिशिंग कम्युनिटी पानी को अपनी मदर कहता है, पानी को अपनी माँ कहता है, क्योंकि वो कोई किसानी तो कर नहीं रहा, किसान मतलब एग्रीकल्चर की खेती तो कर नहीं रहा कि धरती को माँ बोलेगा। उसकी जो पानी है, द वाटर बॉडीज़, जो मतलब वो कहते हैं कि जो सीज़ हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनको सबको अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि उनसे उनको उनकी
पैसे मिलते हैं उनको, उनके रोटी मिलती है। तो जिस चीज़ से रोटी मिलती है, रोज़ी रोटी मिलती है, उसको ऑब्वियसली हम अपना बोलते हैं कि ये माँ है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए तो रोटी चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो मदर कहते हैं अपनी उसको सारे वाटर बॉडीज़ को, ठीक है। Volume of fish production, presently fish production from inland sources contributes 64% to the total production in balance of comes of marine sector। तो seas and oceans जो बड़े सेक्टर हैं वो कम है, inland sources मतलब रिवर, पॉन्ड जो गांव के आसपास ही होते हैं, वहाँ से भी फिशेज़ कैरी करते हैं। ये सिर्फ एक डाटा है। शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी हमारे पूरे देश की जो प्रोडक्शन है उसमें फ़िशिंग कितना रोल प्ले करती है। तो अकाउंट्स फॉर ये वाला डाटा आप याद कर लेना। मैं आपको पहले बताता हूँ कि कौन सा याद करना है कि नहीं, तो ऊपर वाला बेशक आप छोड़ सकते हो, बस ये आप याद कर सकते हो कि छोड़ सकते हो का मतलब ये नहीं है कि आप 64% और 36% को याद ना करो, ठीक है आप मत याद करो, बट छोड़ सकते हो का मतलब ये है कि आप 64 ये नंबर्स को छोड़ सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनलैंड सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं किससे, मरीन सोर्सेज से। ये तो आपको कम से कम पता होना चाहिए ना। तो छोड़ सकते हो का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ये डाटा छोड़ सकते हो 64 नंबर और ये 36 नंबर, बट इनलैंड अकाउंट्स मोर देन मेरीन, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अगर एमसीक्यू आ जाए कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा करता है, तो आपको पता हो कि इनलैंड ज़्यादा है, फिर आप बोलोगे सर आपने तो मना ही कर दिया था कि नंबर नहीं, मैंने मना किया नंबर मत याद करो, बट कम से कम ये तो पता हो कि ज़्यादा कौन सा है कम कौन सा है। चलो ये नंबर याद करना जी, पूरे देश की जीडीपी में 0.8% फ़िशिंग का सेक्टर है, जो कि बहुत अच्छा 0.8% बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि और कहाँ से फ़िशेज़ आती हैं, थोड़ी सी स्टेट्स के नाम है, तो आप राउंड अबाउट, क्योंकि अब इसमें देखोगे सारी वही वाली स्टेट्स हैं जिनके आसपास सी है। वेस्ट बंगाल सी के पास है, आंध्र प्रदेश में सी आता है, केरला में सी आता है, गुजरात में सी आता है, महाराष्ट्र में सी आता है, तमिलनाडु में सी आता है। इसके अलावा और उड़ीसा वगैरह और कोई स्टेट्स होंगी उसमें भी सी होगा। सब सी टचिंग स्टेट्स में फ़िशिंग होती है, और उसमें से लार्जेस्ट ये वाली है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। और उड़ीसा भी है पर वो इस्टेब्लिश नहीं है, वहाँ पे ट्राइबल जंगल वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पे इतना लोग नहीं करते होंगे पर जीडीपी के लिए ज़्यादा शेयर नहीं होगा वहाँ का। वुमेन भी पार्टिसिपेट करती है, आपने देखे होंगे मछुआरे जो होते हैं उसमें वुमेन भी आती हैं, तो ये वही डाटा वाला पॉइंट है। ओके, बट एक ये है कि देर इज़ अ नीड टू इंक्रीज क्रेडिट फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़े हैं कि आपस में लोग ग्रुप बना के पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको ज़रूरत है उसको दे देते हैं लोन के तौर पे। तो कह रहे हैं वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने चाहिए ताकि फ़िशर्स को और जाल खरीदने के लिए, दाना खरीदने के लिए, फ़िशेस को पालने के लिए, जब तक बिकेंगे तब तक पाल के रखोगे आप उसको, क्योंकि मर जाएंगी तो स्मेल आएंगी और बासी फ़िश बिकेगी नहीं ज़्यादा। उसको फ़िशेस को प्रोसेस करने के लिए, उसको प्रॉपर ढंग से बेचने के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी उनको मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम फेस्ड बाय फिशिंग सेक्टर क्या क्या है जी। सबसे पहली है कि अ लार्ज नंबर ऑफ फिशिंग फैमिलीज़ आर पुअर, ये फर्स्ट कर लो आप, ठीक है। पुअर है तो उनको पैसों की प्रॉब्लम आती है, पहला। दूसरा, वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट, खाली फ़िशिंग से गुजारा नहीं होता, उनको कुछ और ना कुछ करना पड़ता है। अब मान लो कि फैमिली में अगर 10 बंदे हैं तो 10 बंदों में से 10 बंदों के काम नहीं मिल रहा, सारे मजबूरी में फ़िशिंग कर रहे हैं जितनी ज़रूरत नहीं है। वो 3 या 4 बंदे फ़िशिंग करके भी पूरा एरिया कवर कर सकते हैं, पर अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पे आ जाती है। लो पर कैपिटा अर्निंग्स, इतनी फ़िशेज़ को बेच के इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती कि पूरा के फ़िशिंग समाज आराम से खा पी ले। एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर्स, जो फ़िशिंग वाली लेबर है ना, वो फ़िशिंग में इतना इन्वॉल्व रहती है और बहुत पैसा भी नहीं होता उसमें, बट अब वो वहाँ पे इन्वॉल्व है तो वो दूसरी जगह पे नहीं जा पाती। तो मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ईजिली ट्रैवल करना। ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर, तो ये लेबर वगैरह अपनी फ़िशिंग में इन्वॉल्व रहती है, दूसरी जगह पे नहीं जाती। हाई इलिटरेसी रेट एंड इनडेप्टनेस, पैसों की तंगी, उधार की तंगी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ की तंगी और इलिटरेसी, ठीक है। ओके, फिशिंग का इतना ही था जी। अब आते हैं हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर रेफर्स टू द, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा, साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स क्या होते हैं, हम साइंस में 10th में पढ़ा था। ट्यूबर, जैसे पोटैटो ट्यूबर होता है,
पोटैटो के ऊपर बाल वाल निकले होते हैं, उसको धरती में बो दोगे तो एक प्रॉपर ट्यूबर प्लांट निकल आता है। मतलब एक पोटैटो के अंदर से जितने भी उसके जगह जगह स्पॉट्स होते हैं ना, बर्ड्स होती हैं, वहाँ से बहुत सारे पोटैटो प्लांट निकल आएंगे और हर प्लांट में बहुत सारे पोटैटोज निकलेंगे। तो ट्यूबर प्लांट्स को ग्रो करना, मतलब इसको इन नेचुरल या आर्टिफिशियल फार्मिंग भी बोला जाता है कि खाली गेहूँ, दाल, चावल की खेती के अलावा आप प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स की खेती कर लो। फ्लावर्स की खेती बहुत अच्छी खेती होती है, फ्लावर्स बिकते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, फेस्टिवल्स, शादी वगैरह में सब जगह फ्लावर्स के चाहिए होते हैं। फ्लावर्स मेडिसिन के अंदर लगते हैं, और मेडिसिन कई ऐसी भी होती है जो मेडिसिन के अंदर केमिकल होते हैं, धरती में उगाए जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन में ड्रग्स चलते हैं, ड्रग्स धरती में उगते हैं, बड़े आराम से उगते हैं। एरोमेटिक प्लांट जो खुशबूदार प्लांट्स होते हैं, जो परफ्यूम्स वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। मसाले की खेती कर लो। मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अलावा ऐसे कई चीज़ें जो आप खाली गेहूँ, चावल, दाल वगैरह पे डिपेंड ना हो के, ये सब चीज़ें भी आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज इट्स ब्लेस्ड विद अ वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस। पूरे इंडिया में अलग अलग सॉइल कंडीशन, अलग अलग क्लाइमेट है, किस जगह सर्दी, किस जगह ठंड, किस जगह एल्यूवियल सॉइल अच्छी है, किस जगह टॉप सॉइल अच्छी है, वगैरह वगैरह आपको दिखेगा। तो किसी जगह क्लेई सॉइल है, किस जगह सैंडी सॉइल है। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉइल इंडिया में मिलेगी। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉइल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ हॉर्टिकल्चर किया जा सकता है। तो इंडिया ब्लेस्ड है इस मामले में। इंडिया के लक अच्छा है कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइमेट्स एंड बहुत सारा अलग अलग तरह का डाइवर्सिफाइड एंड वेरिड टाइप ऑफ सॉइल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर पोटेंशियल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंड वैल्यू एडिशन एंड एग्रीकल्चर। वही बात होगी कि अलग अलग सॉइल और क्लाइमेट है, तो आप डाइवर्सिफाई करते हो अपने प्लांट्स को और क्रॉप्स को। आप अलग अलग मौसम में अलग अलग खेती कर सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉइल क्रॉप्स उगा सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन क्या है जी, हॉर्टिकल्चर क्या है, 6% ऑफ जीडीपी। आप देखो फिशरीज कितना था, 0.8, लेकिन हॉर्टिकल्चर कितना, 6%। क्योंकि ये मेन चीज़ें होगी ना, मसाले चाहिए, सब्जी चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए, परफ्यूम्स चाहिए, सब कुछ, फ्लावर्स चाहिए। तो ये 6% ऑफ जीडीपी है, बहुत अच्छा रेट हो गया। नंबर याद करना ज़रूरी है। शेयर्स इन वर्ल्ड प्रोडक्शन में नंबर याद नहीं करना, सिर्फ पता होना चाहिए कौन से फ्रूट्स हम आउट ऑफ इंडिया इंपोर्ट करते हैं। तो मैंगोज़ करते हैं हम, बनानास करते हैं, कोकोनट्स करते हैं, कैश्यू नट्स करते हैं, कैश्यू नट्स मतलब काजू, एंड नंबर ऑफ स्पाइसेस। कई मसाले हम इंडिया से बाहर इंपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा करते हमारी है। तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप चाहे नंबर याद करो चाहे ना याद करो, ये तो याद होना चाहिए ना कि इंडिया कौन से फ्रूट्स को मेजर प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडिया में बनाए जाते हैं। तो जब इतना अच्छा हॉर्टिकल्चर होगा, उससे होगा क्या, इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैनी फार्मर्स। ठीक है, उनका लाइवलीहुड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, उनकी लाइवलीहुड, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट। फोटो में आप देख रहे हो ऊपर, वुमेन एक एम्प्लॉयड है, वो अपने फ्रूट्स का और अपना फ्लावर्स का, किसी का भी बिजनेस कर सकती है। तो विमेन भी आराम से ये चीज़ ग्रो कर सकती है। उनको रेम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट, उनको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। वो एज अ नौकरी भी कर सकती है, खेतों में जाके दिहाड़ी पे मजदूरी कर सकती है खेतों में जाके, या अपनी फैमिली खेत पे जाके भी वो हॉर्टिकल्चर को ग्रो कर सकती है। तो बहुत अच्छा स्कोप है हॉर्टिकल्चर गाँव के अंदर, एक्स्ट्रा पावर पार्ट टाइम के लिए या एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अपने एग्रीकल्चर खेत को डाइवर्सीफाई करने के लिए। आईटी सेक्टर जी, आईटी सेक्टर में इंजीनियरिंग वाले लोग, बीटेक वाले लोग जाते हैं, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये गांव के लोग अगर पढ़ लिख जाते हैं, और आजकल गांव में साइबर कैफ़ेज, कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड मोबाइल पहुँच चुके हैं, अगर वो उस सेक्टर में अपना देखें कि हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। बिहार और कौन सी स्टेट थी, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बिहार का और एक और स्टेट थी जिसने बड़ा अच्छा काम किया आईटी सेक्टर में। क्योंकि आज आईआईटी के और आईटी सेक्टर के कितने लोग हैं जो बिहार से पढ़ के आए हैं, या बिहार से आके कोटा में पढ़ते हैं, कोटा राजस्थान में है, जो आईटी सेक्टर, आईआईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है। तो मतलब वो गरीब है पर उनका दिमाग तेज़ है, तो वो ऐसे करके आईटी सेक्टर में अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। अब किसी गरीब किसान का बेटा अगर आईटी सेक्टर में पढ़ लिख के कुछ ना इंजीनियर बन जाता है या कुछ करता है, तो उसको, उसकी फैमिली की एक्स्ट्रा इनकम बन गई। फादर अलग से किसानी खेती कर रहे हैं, बेटा अलग से कोई पैसा कमा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो पार्ट टाइम के लिए की जाती हैं।
हो गया कि आपके बच्चे, हाँ, किसान के बच्चे आईटी सेक्टर में जाके ग्रो कर सकते हैं, या गवर्नमेंट आईटी सेक्टर का भी यूज़ कर सकती है कि पता लगा सके कि कैसी कैसी जगह पे किसानों को काम मिल सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपॉन, तो आप देखो, थ्रू अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टूल्स, अगर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल अच्छे से लगाए, गवर्नमेंट को पता लग गया इससे, या पता लग जाएगा, प्रेडिक्ट कर सकती है, पता लगा सकती है कि कहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है, मतलब कहाँ पे लोग ऐसे इतने गरीब हैं कि जिनको खाने की भी इनसिक्योरिटी है कि हमको खाना मिलेगा 2 वक्त का कि नहीं, अगर आज खा लिया तो कल कमाई होगी तो खाना मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं खाना मिलेगा। तो एंड वल्नरेबिलिटी वही उसी में आ जाती है कि उनको पक्का नहीं पता कि हमको खाना, उनको मतलब एग्जैक्ट वो नहीं पता, वल्नरेबल है, मतलब कभी है कभी नहीं है, कभी खाना मिल रहा है कभी नहीं है। टू प्रिवेंट, अगर गवर्नमेंट इस बार का पता लगा सकती है कि कहाँ पे रेगुलर फूड सप्लाई नहीं है और इस चीज़ को बचाया जा सकता है या ये चीज़ हटाई जा सकती है, प्रिवेंट किया जा सकता है, रिड्यूस की जा सकती है इमरजेंसी के टाइम पे, तो गवर्नमेंट इस चीज़ का यूज़ कर सकती है, साथ में सिर्फ किसान भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। It has also positive impact on agriculture sector as it circulates information regarding emergencies, emerging technologies and application prices, weather, soil condition। अब किसान क्या करेगा, किसान अगर आईटी सेक्टर का यूज़ करेगा, उसको ये पता है यार मेरे आसपास की मंडी में मेरे फसल का दाम 100 रुपये किलो है या 100 रुपये टन है, कुछ भी है, लेकिन उससे अगर 10 किलोमीटर में आगे जाता हूँ वो नेट पे चेक कर लेगा ऑनलाइन कि भाई उसके 10 किलोमीटर आगे तो इसका फसल का रेट 150 रुपये मिल रहा है, तो कहेगा ठीक है यार 10 किलोमीटर फालतू चल लेंगे लेकिन प्राइस तो अच्छा मिल जाएगा। तो ये चीज़ें एप्लीकेशन उसको अप्लाई कर सकता है अपने रियल लाइफ में, प्राइजेस के बारे में उसको पता है, उसको ये पता है कि मार्केट में अच्छे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड कहाँ पे हैं, तो उसकी इनकम बढ़ सकती है। ठीक है, उसको वेदर कंडीशन, वेदर फोरकास्ट पता है कि हम नेट पे चेक कर लेते हैं यार बारिश का इस साल क्या मतलब होगा, या आज अगर मौसम ख़राब हुआ तो बारिश कल आएगी कि नहीं आएगी, उस हिसाब से अपनी खेती को प्लान कर सकता है, या इस हफ्ते बारिश कितनी होगी, ज़्यादा होगी कम होगी वगैरह वगैरह। वेदर फोरकास्टिंग के लिए ऑनलाइन नेट सर्विसेज हैं वो आराम से इजीली चेक कर सकता है। सॉइल कंडीशंस को आप वो इन्हांस कर सकता है, क्योंकि ऐसे कई चीज़ें, ऐसे कई सॉफ्टवेयर आते हैं जो सॉइल कंडीशंस बता देते हैं कि आपकी सॉइल कितनी बेसिक है, कितनी एसिडिक है, कितनी अच्छी है, कितनी न्यूट्रल है। ठीक है, तो वगैरह वगैरह कितने सॉफ्टवेयर, कितने टूल्स आपको आईटी सेक्टर में मिल जाते हैं जो किसानों को हेल्प करते हैं। इट एक्ट्स एज अ टूल फॉर रिलीजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल एंड नॉलेज एम्बेडेड इन द सोसाइटी। वही बात आ गई कि उस छोटे गरीब किसानों के घर में, छोटे गाँव में कितने पोटेंशियल क्रिएटिविटी है, कितने लोग हैं जो माइंड से इतने क्रिएटिव हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि वो इस आईटी सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। उनको ढंग से पढ़ाया जाए, समझाए, वो बहुत अच्छी नॉलेज वो गेन कर सकते हैं और पूरे देश के उसके अंदर मतलब इकोनॉमिक की इम्प्रूवमेंट के लिए वो हेल्प कर सकते हैं। तो और इसलिए उनकी एम्प्लॉयमेंट भी होगी। तो मतलब अगर आईटी सेक्टर में पैसा लगाया जाए तो किसान की खुद की हेल्प भी होगी और किसान की फैमिली की हेल्प भी होगी, क्योंकि वो पढ़ लिख के अच्छे इंजीनियर्स या बैंकर्स या कुछ वगैरह वगैरह अच्छी पोस्ट पे एम्प्लॉय हो सकते हैं अगर आईटी सेक्टर में वो हो गए। बाकी ये सब डाटा है, इसको छोड़ो। ये वाला टॉपिक आपका कट गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी उसी से रिलेटेड है, सारा कट गया है आपका। एंड द लास्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इवैल्यूएशन मतलब बताना कि भाई चेक करना कि क्या हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इवैल्यूएट करना। ठीक है, द रूरल सेक्टर विल कंटिन्यू टू रिमेन बैकवर्ड अंटिल, कब तक, अंटिल अनलेस, कब तक, सम स्पेक्टेकुलर चेंजेस अकर, कि ये बैकवर्ड ही रहेगा जब तक आप कुछ चेंजेस नहीं करते। कैसे चेंजेस ज़रूरत है? सबसे पहला स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन। अभी हमने डाइवर्सिफिकेशन ही पढ़ रहे थे, तो खाली किसानों को खेती पर डिपेंड होने के लिए ना कहा जाए, उनको इंकरेज किया जाए कि खेती के अलावा खेती करो, खेती के साथ साथ आप डेयरिंग, फार्मिंग, पोल्ट्री, फिशरीज वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा काम करो, पार्ट टाइम काम करो, अपने बच्चों को शहरों में भेजो कमाने के लिए। रूरल एंड अर्बन लिंकेज, गांव की और सिटीज़ की आपस में सड़कों से लिंकेज की जाए, ट्रेन से लिंकेज की जाए कि गांव के लोग वहां पे आके अब एज अ लेबर काम कर सकें और अपनी फैमिली इनकम को बढ़ा सकें। कई लोग तो आते नहीं, बहुत दूर गांव है, अपने शहर से, अपने परिवार से दूर नहीं रह सकते, तो अगर सड़कें वड़कें, ट्रेन वगैरह सब डेवलप हो जाए तो वो उनको पता है कि हम जाके काम करेंगे, घर में कोई इमरजेंसी आएगी, हम फटाफट अगले दिन ही घर पर आ सकते हैं, सड़क अच्छी है, ट्रेन अवेलेबल है वगैरह वगैरह।
बेटर फेस, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि रूरल अर्बन सेक्टर में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी लेबर की, और गांव में लोगों को बेरोजगारी दूर हो जाएगी, उनको काम मिल जाएगा। बेटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए गांव के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, लाइक उधार देने के लिए बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग सोसाइटीज़ होनी चाहिए। स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर का अपने स्टेट का सामान खरीदें या उनको फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इजी रेट पे दिलाएं, क्रेडिट की फैसिलिटीज़ दें। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट द्वारा खुलने चाहिए, तो सिर्फ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम किया जाए। फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, गवर्नमेंट को एक नेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फार्मर फ्रेंडली बनानी चाहिए जिससे फार्मर का फ़ायदा हो। कांस्टेंट अप्रेजल एंड डायलॉग बिटवीन फार्मर ग्रुप्स, फार्मर किसान जो संस्थाएं होती हैं, किसान जो यूनियंस होती हैं, ट्रेड यूनियंस, उनके बीच में आपस में वार्तालाप होनी बहुत ज़रूरी है, आपस में बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। अगर किसी एक क्षेत्र के किसान ने अच्छा काम किया है तो वो दूसरे क्षेत्र के किसान को बताए कि हमने ये चीज़ें अच्छी की है, तो आप भी अपने गाँव में ये चीज़ लेके आओ। ठीक है। मोर एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी हमने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक छोड़ दिया है, तो आपको वैसे थोड़ा सा बताता हूँ। देयर इज़ अ नीड टू इन्वेंट और प्रोकर ऑल्टरनेट सेट्स ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। अभी हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक छोड़ा है क्योंकि वो कट गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, मतलब डिटेल में आपको नहीं जाना, आप इसको वैसे कर लो। पोल्यूशन फ्री फार्मिंग जिसको कह लो आप, मतलब जैसे हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले कि हम फर्टिलाइज़र केमिकल्स वाले होते हैं, हम वो पोल्यूशन करते हैं, सॉइल पोल्यूशन करते हैं, तो उसकी जगह हम मैन्योर यूज़ करेंगे। मैन्योर मतलब काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन यूरिया, ये सब को वो क्या करते हैं, मैन्योर खाद जिसको कहते हैं, खाद जो गमलों पौधों में हम लगाते हैं, वो खाद बना लेंगे। वो खाद होती है नेचुरल, वो अगर खेतों में डाला जाए तो उससे उपज अच्छी हो जाती है। तो ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट से खाद बनाई जाती है, तो वो कहते हैं ये नेचुरल चीज़ है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये इजीली डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन फर्टिलाइजर्स में अंदर केमिकल होते हैं, वो प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए नेचुरल पेस्टिसाइड यूज़ करने चाहिए जिसके थ्रू बीमारियां कम हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए बोला जाता है कि इस पे बात की जाए, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाए जिससे पोल्यूशन कम हो। ठीक है। और डिफरेंट अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी, वो टॉपिक हमने छोड़ दिए, तो आप फिलहाल इसको ग्रीन रेवोल्यूशन और इको फ्रेंडली से रिलेट कर सकते हो कि पोल्यूशन फ्री, इको फ्रेंडली मतलब पोल्यूशन फ्री खेती करनी चाहिए। और उसके बहुत सारे चीज़ें हैं, अगर आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े से पढ़ सकते हो, थोड़ा सा यहाँ से आइडिया ले सकते हो रीडिंग मार के, अदरवाइज चैप्टर इज़ फिनिश्ड। नाउ योर होमवर्क, ये आपका चलो ये तो रिविजन हो गया ना, ये आपके हॉट्स हैं, ये आपने पढ़ने हैं। और मैं चाह रहा था कि मैं एक क्लास ले लूँ, लेकिन मैंने पूरी सोचा कि हॉट्स को समझाने की पूरी क्लास लूँ, बट मैंने देखा कि 6 ही क्वेश्चंस हैं हॉट्स के। तो दिस इज़ योर होमवर्क, आपको इसको रीड करना है, रीड करके समझना है, समझ के मेरे को बताना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ आया। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले एक्सप्लेन करके फिर ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। इसके अलावा हॉट्स के अलावा ये एनसीईआरटी छोड़ देना, आप यहाँ पे आ जाना। वैसे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, तो छोड़ मत देना, पढ़ ही लेना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है। मैंने हर चैप्टर में नहीं बोलता आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, बट इसमें बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं, तो प्लीज़ इसकी एनसीईआरटी भी पढ़नी है आपने। तो ये भी आपका होमवर्क है। और अगर आप मेरे को बोलोगे सर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो समझ नहीं आ रहे, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं पूरी अगली क्लास जो है हॉट्स और एनसीईआरटी को डिस्कस करने में और समझाने में आपको दे दूंगा, जिसमें आपको हॉट्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझाए जाएंगे। बट ये पिछला चैप्टर, जो चैप्टर कंप्लीट किया वहीं से नोट्स, वहीं के नोट्स यहाँ पे रिपीट किए गए। बस यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ हॉट्स एंड एनसीईआरटी एक काम, एनसीईआरटी देखो 17 क्वेश्चन है, इसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप छोड़ सकते हैं, उसके अलावा आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ट्रू फॉल्स और वेरी शॉर्ट टर्म एमसीक्यूज़, ये आपने गो थ्रू करने हैं। और गो थ्रू करके मेरे को बताना है कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आई। मैं पूरी वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, एक आध क्वेश्चन होगा तो अगली वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। अदरवाइज़ ज़्यादा आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन चाहिए चीज़ों की, तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए, मैं उसको पूरी ढंग से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। पावर बूस्टर नहीं करना होता। चैप्टर 7 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरी इस बुक में 10 चैप्टर है, हम 7 चैप्टर कर चुके हैं। मंडे को आपका जो कमिंग मंडे है 9 तारीख 9/11 को आपका 2 चैप्टर्स का टेस्ट होगा, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। अभी जो 6 ख़त्म किया ये, तो दैट्स वाई हॉट्स वगैरह और सब कुछ पढ़ लेना,
ताकि दिक्कत ना आए, और जो समझना है प्लीज़ मेरे से समझ लेना, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।